हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है कोलोइड विलयन की प्रॉपर्टी विद्युतीय आवेश। तो विद्युतीय आवेश में किस किस टॉपिक पर हम लोग को डिस्कस करना है वो हम पहले बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि कोलोइड कणों पर आवेश का पता कैसे लगाया गया। फिर हम लोग सीखेंगे वैद्युत कण संचलन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे आवेश के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण। फिर फोर्थ टॉपिक जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है कोलोइड विलयन पर आवेश का प्रभाव। और फिफ्थ टॉपिक होगा कोलोइड कणों पर आवेश की उत्पत्ति का कारण। अगर आप ये पांचों टॉपिक यहाँ पर कवर कर लेते हैं तो कोलोइड कणों पर आवेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए चाहे बोर्ड में आए, आप उसका आंसर करने में सफल हो जाएंगे। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वन बाई वन कि कैसे पता लगाया गया कि कोलोइड कणों पर आवेश होता है। ठीक, कोलोइड कणों पर आवेश के बारे में जो पता लगाया गया वो वैद्युत कण संचलन विधि के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? वैद्युत कण संचलन। तो क्या होता है वैद्युत कण संचलन? सबसे पहले हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कोलोइड कणों पर आवेश का पता वैद्युत कण संचलन के द्वारा लगाया गया। वैद्युत कण संचलन के द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो वैद्युत कण संचलन क्या होता है? यह है वैद्युत कण संचलन का सेटअप। इस सेटअप में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक यू आकार की नलिका ली गई है। सबसे पहले यू आकार की नलिका लेकर जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, यह यहाँ पर एक कोलोइड सॉल्व भर दिया गया है। और कोलोइड सॉल्व को भरने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है वाटर भर देते हैं। क्या भर देते हैं? वाटर। ठीक, यहाँ पर भी ये क्या भरा हुआ है? वाटर। तो ये पहले स्टार्टिंग में वाटर में दोनों जगह लेवल जो रहा हुआ वो सेम रहा हुआ। उसके बाद यहाँ पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। बैटरी का एक टर्मिनल जो पॉजिटिव है वो देखो यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, दैट मीन्स ये बन गया आपका एनोड। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया गया और ये बन गया आपका कैथोड। ठीक, इस तरीके से पूरा सेटअप तैयार कर लिया जाता है। जैसे ही हम लोग बैटरी के थ्रू यहाँ पर विभव आरोपित करते हैं तो कोलोइड कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने से इस बात की पुष्टि हुई कि कोलोइड कणों पर आवेश है। अगर कोलोइड कण गति नहीं करते तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि कोलोइड कणों पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि कोलोइड कण किसी न किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे थे, जिससे इस बात का प्रूफ हो रहा है कि हाँ भाई कोलोइड कणों पर क्या है? आवेश है। तो कोलोइड कणों पर आवेश दो तरीके का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक, अगर कोलोइड कण जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोलोइड कण यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करते हुए जा रहे हैं। किधर की ओर? पॉजिटिव। और देखो यहाँ पर आकर ये क्या हो गए? निवेशित हो गए, इकट्ठे हो गए। तो निवेशित या इकट्ठे जब हो रहे हैं तो जिससे इस बात के पता चल रहा है कि जो यहाँ पर कोलोइड विलयन भरा गया है उसमें कोलोइड कण जो है वह नेगेटिव चार्ज रखते हैं। कौन सा चार्ज रखते हैं? नेगेटिव। और जब जब ये किधर की तरफ आएंगे? एनोड की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, इस घटना को हम लोग बोलेंगे एनाफोरेसिस। एनाफोरेसिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस। इसका मतलब जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कोलोइड कण के किधर गति करने लगते हैं? एनोड की तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस। अगर मान लें अगर इस कोलोइड विलयन में यहाँ पर कोलोइड कणों पर धनावेश होता, कौन सा आवेश होता है? धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। तो यह किधर की तरफ ट्रेवल कर रहे होते? फिर यह कैथोड की ओर ट्रेवल कर रहे होते। तो इसको हम लोग बोलते कैटाफोरेसिस। तो यहाँ पर दो टर्म और निकल आई हमारे लिए, एक कैटाफोरेसिस और एक एनाफोरेसिस। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, एनाफोरेसिस को ऋण कण संचलन। और कैटाफोरेसिस को हम लोग बोलते हैं धन कण संचलन। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कोलोइड पार्टिकल्स किधर की तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? धन कण संचलन। और नेगेटिव पार्टिकल किधर की तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऋण कण संचलन। क्लियर है पॉइंट? तो आप लोगों ने यहाँ पे तीन टर्म सीखी, वैद्युत कण संचलन, धन कण संचलन और उसके साथ साथ ऋण कण संचलन। ठीक, अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है वैद्युत कण संचलन विधि को आप वहाँ एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक यू आकार की नलिका लेते हैं। यू आकार की नलिका में कोलोइड विलयन भरकर उसमें दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। उसमें दो प्लेटिनम के क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाने के बाद यहाँ पर विभव आरोपित किया जाता है। जब विभव हम आरोपित करते हैं तो कोलोइड कण
किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलोइडी कणों की यह गति ही क्या कहलाती है? वैद्युत कण संचलन कहलाती है। तो एग्जाम में अगर आप लोगों को नोट्स लिख कर आना है वहां पर कि भाई किस तरीके से आप प्रॉपर वे में लिखोगे, तो आप लोग यह लिख कर आना। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जब एक यू नली में कोलोइडी विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोड पर वैद्युत विभव लगाया जाता है तो यह पाया गया कि कोलोइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोलोइडी कणों पर आवेश उपस्थित होता है। ये कण इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर निवेशित या अवक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ से जो लाइन लिखी गई है अलग से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलोइडी कणों के अभिगमन को इंग्लिश में माइग्रेशन भी कहते हैं, माइग्रेशन को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया क्या होता है वैद्युत कण संचलन, किस तरीके से लिख के आना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कोलोइडी कणों पर दो तरह का आवेश है। तो इन दोनों तरह के आवेश में, अगर यहाँ पर दो तरह का आवेश है तो धनावेश और ऋण आवेश के कोलोइडी सोल हैं। तो कौन कौन से कोलोइडी सोल ऐसे हैं जिन पर धनावेश है और कौन से कोलोइडी सोल ऐसे हैं जिन पर ऋण आवेश है, इस टॉपिक पर हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवेश के आधार पर कोलोइड का वर्गीकरण। तो आवेश के आधार पर अगर हम लोग कोलोइड का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार का हो जाएगा, एक ऋणावेशित और एक धनावेशित। तो देखिए धातु सोल जो होते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर टेबल बनी हुई है इसमें पहले ऋणावेशित है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? धनावेशित। पहले हम लोग ऋणावेशित की बात कर रहे हैं। धातु सोल क्या करते हैं? वायु से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर कर लेते हैं तो यह ऋणावेशित हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। तो धातु सोल जितने भी होंगे वो ऋणावेशित होते हैं। जितने भी धातु सल्फाइड हैं, धातु सल्फाइड जो होते हैं यह भी ऋणावेशित होते हैं, क्योंकि धातु सल्फाइड जो होते हैं यह H2S जो माध्यम होता है उसमें कराई जाती है सल्फाइड को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो H2S जब माध्यम के तौर पे यहाँ यूज लिया जाता है तो AH2S3 और H2S, तो इसमें बताइए कौन सा आयन समान है? सल्फाइड आयन। यहाँ पर भी सल्फर है और यहाँ पर भी क्या है? सल्फर। दैट में सल्फाइड आयन यहाँ पर समान है। तो पेप्टिकरण में हम लोगों ने सीखा था कि वह हमेशा समान आयन को ही क्या करा जाता है? अधिशोषित किया जाता है। दैट मीन्स ये सल्फाइड आयन इस पर क्या होने लगेगा? अधिशोषित, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो हमें ये पता चला धातु सल्फाइड भी कैसे होंगे? ऋण आवेशित सोल होंगे। तीसरा, नेचर में जो चीज़ आपको कोलोइडी फॉर्म में मिल रही है जनरली वो किस रूप में होती है? ऋण आवेशित होती है। जैसे स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, क्ले को ही हम लोग रेत कहते हैं, सैंड। ठीक है, चारकोल है, बादल है, धुआं है और रक्त, ये सब कैसे हैं? ऋण आवेशित कोलोइडी सोल है। ठीक, चलिए अब आपको एक चीज यहाँ पर जो याद रखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रक्त जो है वो ऋण आवेशित है, पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन जो होता है यह धन आवेशित कोलोइडी सोल है। कैसा है? धन आवेशित। ठीक, तो बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। अगर वह हीमोग्लोबिन पूछ रहा है तो आपका आंसर जाएगा धनावेशित, और अगर वह रक्त के बारे में बात कर रहा है तो आपका आंसर आएगा ऋणावेशित। सबसे लास्ट यहाँ पर अम्लीय रंजक। अम्लीय रंजक में इयोसिन और कांगोरेड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और अम्लीय रंजक जितने भी होते हैं ये सब कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं धनावेशित सोल की। धनावेशित सोल में आप लोगों को याद रखना है कि जो भी धातु ऑक्साइड है, ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हैलाइड, बस ये तीन चीज़ें आप लोग याद रखना, धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हैलाइड। ठीक, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? धनावेशित। अब देखो धातु ऑक्साइड अगर धनावेशित है तो अगर इसमें आप जल और जोड़ दोगे तो इसे कहेंगे जल योजित। जल योजित धातु ऑक्साइड भी कैसा हो जाएगा आपका? धनावेशित। ठीक है, तो ये तीन आपको क्लियर हो गए। अब चौथा क्या हो जाएगा आपका? क्षारीय रंजक, क्योंकि अम्लीय रंजक इस कैटेगरी में चला गया तो क्षारीय रंजक इस कैटेगरी में, और इसका एग्जांपल है मेथिलीन ब्लू। तो मुझे लगता है कि आपको अब ये आसानी से याद हो जाएंगे कि कौन से कोलोइडी कणों पर ऋणावेश और कौन से कोलोइडी कणों पर धनावेश है। ठीक, आइए एक बार हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हम लोग दोबारा से लिखेंगे कि भाई किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव वालों को, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव। नेगेटिव में मैंने बोला था सभी धातु सोल, चाहे सिल्वर हो, चाहे एयू हो, चाहे प्लेटिनम हो, ये जितनी भी धातु सोल हैं ये सभी के सभी कैसे होंगे? ऋणावेशित, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एयर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा था धातु सल्फाइड,
धातु सल्फाइड में AH2S3 या H2S माध्यम के फॉर्म में यहाँ पर उपस्थित होता है, जहाँ से ये सल्फाइड आयन को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। थर्ड वन मैंने बताया था, नेचर में मिलने वाले जितने भी आपको क्या है सॉल्व, वो जनरली क्या होते हैं, ऋणावेशित, जैसे गोंद है, रक्त है, आपका जिलेटिन है, क्ले है, बादल है, धुआं है, ये सभी के सभी कैसे हैं, ऋणावेशित। और आपका जो लास्ट था वो था अम्लीय रंजक। अम्लीय रंजक जो होगा वो ऋणावेशित है। अम्लीय रंजक में आपको मैंने एग्जांपल में जो बताया था इयोसिन, और दूसरा था कांगोराइड। ठीक, तो ये आप लोगों को आसानी से याद हो गए होंगे। अगर धनावेशित की बात करें तो सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है जल योजित धातु ऑक्साइड। और जल योजित धातु ऑक्साइड में सिंपल सा आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो Al2O3। देखो धातु ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम धातु है और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो Al2O3 धातु ऑक्साइड है। और जल योजित बोला है तो X जल के अणु इसमें ऐड कर दो, XH2O, तो ये हो गया जल योजित धातु ऑक्साइड। उसके साथ साथ सेकंड पे क्या आ जाएगा, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड के बाद मैंने बताया था धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड के बाद फिर मैंने जो बताया था आपको वह बताया था धातु हेलाइड। धातु हेलाइड, ये सभी के सभी जो धातु ऑक्साइड, हाइड्राइड और हेलाइड, ये सभी के सभी कैसे हैं, धनावेशित। और इसके बाद अगर यहाँ पर ये अम्लीय रंजक है तो यहाँ पर कौन से रंजक होना चाहिए, क्षारीय रंजक। और क्षारीय रंजक का एग्जाम्पल था आपके पास मेथिलीन ब्लू। तो इस तरीके से आप लोगों ने सीखा कि भाई किस पर ऋणावेश और किस पर धनावेश है कोलोडी कणों पर। और यह टेबल आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस अगर फ्रेम करेंगे, चाहे आपके जेईई मेंस वाले हों, चाहे नीट वाले हों और चाहे बोर्ड वाले, वो सब एनसीईआरटी से पेपर सेट करते हैं। ठीक, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कोलोडी विलयन पर आवेश का प्रभाव। तो देखिए कोलोडी कणों पर आवेश है ये तो हमने पता कर लिया, पर ये कोलोडी विलयन पर प्रभाव क्या डालता है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर सीखनी है। अगर कोलोडी विलयन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें माध्यम भी होगा और प्रावस्था भी होगी। तो अगर माध्यम के कणों को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं, केवल और केवल हम लोग प्रावस्था के कणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रावस्था के कणों पर ही हम लोग यहाँ आवेश की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रावस्था के कणों पर अगर समान आवेश है तो यह कभी भी एक दूसरे को सेटल नहीं होने देंगे, नीचे की तरफ नहीं बैठने देंगे। जब नीचे नहीं बैठने देंगे, क्यों नहीं बैठने देंगे, क्योंकि समान आवेश और एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण बल के कारण ही ये लगातार एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाने के कारण ये माध्यम में इस तरीके से परिक्षिप्त रहेंगे। क्लियर है पॉइंट। और जब माध्यम में इस तरीके से परिक्षिप्त रहेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हमारे कोलोडी विलयन का स्थायित्व क्या हो गया है, बढ़ गया है। कोलोडी विलयन का स्थायित्व क्या हो गया, बढ़ गया। दैट मीन्स कोलोडी विलयन का स्थायित्व बढ़ा देता है अगर कोलोडी कणों पर आवेश होता है तो। ठीक है, तो कोलोडी कणों पर आवेश जो होता है कोलोडी विलयन के स्थायित्व को बढ़ाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज ये सीखी कि भाई कोलोडी विलयन का जो स्थायित्व है वो दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। एक तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ब्राउनी गति भी हमारे कोलोडी विलयन के स्थायित्व को बढ़ा रही थी, और दूसरा क्या बढ़ा रहा है, कोलोडी कणों पर आवेश। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिर से क्या हो गया, रिवाइज हो गया। और अब आपको ये चीज़ याद रखें कि कोलोडी विलयन के स्थायित्व को दो फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कोलोडी विलयन स्थायी है या नहीं। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप इसी तरीके से देंगे। चलिए यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, कोलोडी कणों पर उपस्थित आवेश कोलोडी विलयन का स्थायित्व बढ़ाता है, क्योंकि किसी कोलोडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोडी कणों पर आवेश की प्रकृति क्या होती है, समान। तो अगर कोई भी आपने कोलोडी विलयन लिया है उसमें कोलोडी कणों पर जो आवेश होगा वो हमेशा एक ही तरह का होगा, या तो उन पर पॉजिटिव आवेश होगा कोलोडी कणों पर, या फिर कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही कोलोडी विलयन में एक कोलोडी कणों पर दोनों तरह के आवेश हो जाएं। अगर दोनों तरह के आवेश हो गए तो वहाँ पर स्कंदन की घटना लगने लग जाएगी, कोगुलेशन होने लग जाएगा। दैट मीन्स कोलॉइड का स्थायित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, और कोलॉइड अपनी प्रॉपर्टी ही खत्म कर देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला कि भाई प्रकृति क्या रहने वाली है, समान रहने वाली है। जब प्रकृति समान रहेगी तो क्या होगा, यह एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। एक दूसरे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो जिसके कारण कोलोडी कण आसानी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवक्षेपित नहीं होते और नीचे की तरफ नहीं बैठ पाएंगे और कोलॉइड का स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कोलोडी विलयन पर आवेश का प्रभाव। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह है कोलोडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति का कारण, कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोलोडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, सबसे पहला फैक्टर है घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा। तो घर्षण के द्वारा की अगर हम लोग बात करें तो घर्षण के द्वारा कोलोडी कणों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। देखिए माध्यम और प्रावस्था, ये कण लगातार क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब ये कण लगातार गति करेंगे तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, घर्षण लगाएंगे। और जब एक दूसरे पर ये घर्षण लगाते हैं तो उससे भी यहाँ पर चार्ज उत्पन्न
हो जाता है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर घर्षण के द्वारा क्या हो सकता है, चार्ज उत्पन्न हो सकता है। किस पर, कोलॉइडल कण पर। कोई एक तरीका नहीं है कि जिसके आधार पर आप सभी में व्याख्या कर दो, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजन दिए गए और अलग अलग रीजन के आधार पर यहाँ पर हमने कोलॉइडल कणों के आवेश की उत्पत्ति के कारण को एक्सप्लेन किया है। दूसरा फैक्टर बताया गया कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात मैंने अभी की। ब्रेडिंग आर्क जो विधि पढ़ी थी आप लोगों ने, ब्रेडिंग आर्क विधि में हम लोग धातु सॉल्ट तैयार करते हैं। तो जो धातु होती है वह एयर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है और ऋण आवेशित हो जाती है। दैट मीन्स कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेडिंग आर्क विधि में लगता है। थर्ड वन, तीसरा जो है यहाँ पर वह है विलयन से आयनों का प्राथमिक अधिशोषण। तो ये भी बात हम लोगों ने करी थी कि अगर मान लीजिए हम लोग एजीआई का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट तैयार कर रहे हैं, एजीआई धातु हैलाइड, और यहाँ पर हम लोगों ने धातु हैलाइड में यहाँ पर के आई हम लोगों ने मिला दिया, आधिक्य में के आई। तो आई जो है समान आयन है और आई समान आयन होने के कारण जो आयोडाइड आयन है यह इसकी सतह पर क्या होने लगेगा, अधिशोषित होने लगेगा। जब यह अधिशोषित होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राथमिक अधिशोषण हो रहा है। किसका, समान आयन का। जो प्रोसेस हम लोगों ने कहाँ सीखा था, पेप्टीकरण में। कहाँ पर, पेप्टीकरण। और पेप्टीकरण की डेफिनेशन यही थी, जब किसी ताजा बने अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर समान आयन वाले क्या होता है, आयन का अधिशोषण होने लगता है तो वह अवक्षेप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोल रहे थे, पेप्टीकरण। ठीक, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, विलयन से आयनों का प्राथमिक अधिशोषण। और अगला टॉपिक जो है यहाँ पर वह है कणों की सतह पर आणविक विद्युत अपघट्य का वियोजन। देखिए, कणों की सतह पर आणविक विद्युत अपघट्य का वियोजन, जैसे आपको पता है साबुन है RCOONA, ये उच्च बसीय अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, उच्च बसीय अम्ल। जैसे ही इनको हम लोग जल में घोलते हैं तो ये किस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो जो यहाँ पर वियोजन हो रहा है तो ये वाला हिस्सा जो है साबुन का, यही मिसेल निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मिसेल का। तो मिसेल पर अब हमारे पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। तो इसका मतलब क्या हुआ, कणों की सतह पर आणविक विद्युत अपघट्य का क्या होने लगा, वियोजन होने लगा, जिसके कारण यहाँ पर कोलॉइडल कणों पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक, और सबसे लास्ट है पृष्ठ अणुओं का वियोजन। पृष्ठ अणुओं का वियोजन का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी AH2S3 में H2S जो हमने मिलाया तो यहाँ पर H2S में से सल्फाइड आयन जो इसकी सतह पर क्या होगा, जाकर वियोजित होगा, तो इसके कारण इस पर क्या आएगा, चार्ज उत्पन्न होने लग जाएगा और ये हो जाएगा पृष्ठ अणुओं का वियोजन। तो मुझे लगता है कि आपको कोलॉइडल कणों पर आवेश की उत्पत्ति का कारण भी समझ में आ गया होगा। अगर यह पूरे टॉपिक जो मैंने आपको बताया अगर ये समझ में आ गए तो जो अगली हमारी स्लाइड है उसमें मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आप लोग क्या करना है, आंसर करने हैं आपको। ठीक, तो ये है, ये 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए और इनके आंसर्स आपको कर आप लोग यूट्यूब चैनल जो है हमारा उसी में या तो क्या कर सकते हो, नीचे टाइप कर सकते हो कमेंट्स में, अदरवाइज आपको जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर क्या कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।